चलो तो अब शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के टॉप 90 पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनमें से कुछ टॉप रखे हैं हमने ऐसे जो कि क्वेश्चन आ सकते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट में या सीबीएसई एग्जाम्स में। तो शुरू करते हैं, चलिए बिना किसी देरी के। कॉलरा, लेप्रोसी और डिप्थीरिया, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पहला क्वेश्चन। कॉलरा, लेप्रोसी और डिप्थीरिया ये कौन सी डिजीज हैं? बैक्टीरियल हैं, फंगल हैं, वायरल हैं या फंक्शनल डिजीज हैं? तो अगर आपको याद हो एनसीईआरटी की लाइन, तो कॉलरा, लेप्रोसी और डिप्थीरिया जो है ये तीनों बैक्टीरियल डिजीज में आती हैं। अगला क्वेश्चन आता है डीपीटी, डिप्थीरिया। देखिए डीपीटी वैक्सीन ये ट्रिपल वैक्सीन कहलाती है। क्या कहलाती है? ये ट्रिपल वैक्सीन। ट्रिपल का मतलब होता है 3 काम एक वैक्सीन से ही करा दिए जाएंगे। 3 काम कराते हैं। 3 काम कौन कौन से? ये डिप्थीरिया के लिए होती है, पर्ट्यूसिस के लिए होती है और टिटनेस के लिए होती है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। देखिए इसमें कहीं है तो ऑप्शन जो जा रहा है इसका वो पर्ट्यूसिस का मतलब होपिंग कफ, ठीक है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस के लिए जो वैक्सीन यूज होती है वो डीपीटी। नेक्स्ट आता है इफ अ पर्सन शोज प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स। भाई साहब आपने लाइन ऑफ डिफेंस पढ़े हैं। फर्स्ट आपके जो इम्यूनिटी होती है वो इनेट इम्यूनिटी होती है और दूसरी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो इनेट इम्यूनिटी है उस इनेट इम्यूनिटी में लाइन ऑफ डिफेंस थे। आपका स्किन आता है, टीयर्स आता है, एचसीएल आता है, इंटरफेरॉन्स आता है और सेलुलर बैरियर्स आता है। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। जिसमें अगर आप साइटोकाइन बैरियर की बात करें तो साइटोकाइन बैरियर्स जो होते हैं उसमें इंटरफेरॉन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? अल्फा इंटरफेरॉन, है ना, अल्फा इंटरफेरॉन्स। ये जो इंटरफेरॉन्स होते हैं ये वायरल इन्फेक्टेड सेल्स में बनते हैं। किसमें बनते हैं? वायरल इन्फेक्टेड सेल्स में। और ये करते क्या है? मान लीजिए एक वायरल इन्फेक्टेड सेल है, इसको वायरस से लग गया वायरस और इसके आसपास की जो सेल्स हैं उन्हें वायरस नहीं हुआ, तो कह रही हम तो मर जाएंगे लेकिन अपने आसपास वालियों को बचा ले जाएंगे। तो ये कुछ केमिकल रिलीज करती है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो नॉन वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को बचाने के लिए होते हैं। वो इन सेल्स को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचा देते हैं। तो वही कह रहा है पर्सन शोज प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस। अगर किसी पर्सन के अंदर इंटरफेरॉन्स आ रहे हैं तो बताइए कि उसे क्या हुआ होगा, किस तरीके का इन्फेक्शन हुआ होगा। टाइफाइड हुआ होगा, मीजल्स हुआ होगा, टिटनेस हुआ होगा या मलेरिया हुआ होगा। अब आपको इसमें से देखना है कि कौन सा ऐसा इसमें इन्फेक्शन है जो वायरस से होता है। तो वो कौन सा है? टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से। माइकोबैक्टीरियम टिटेनी, ये दोनों के दोनों कौन है? बैक्टीरिया। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से जो एक प्रोटोजोन। बचा मीजल्स, मम्स, मीजल्स, रुबेला, ये जो होते हैं वायरल इन्फेक्शंस हैं। और मीजल्स जो हो गई आपकी वो ही वायरस इन्फेक्शन के लिए होगी। तो मीजल्स इज कॉज्ड बाय वायरस। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी, मीजल्स इज कॉज्ड बाय वायरस एंड दिस इन दिस केस shows the production of interferons. Measles is one of the most prevalent and serious disease of children. Children में होती है। It caused by rubella virus. कौन सा वायरस है? रूबेला। याद रखिएगा मम्स किससे, मीजल्स किससे होती है? रूबेला से होती है। Which of the following is communicable disease? Communicable यानी कि ऐसी डिजीज जो फैले, एक से दूसरे में जाए। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज जो फैलेगी? इन्फ्लुएंजा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या क्वाशियोकर। देखिए क्वाशियोकर खाने की कमी से होती है, इसमें प्रोटीन या उसकी वजह से ऐसा होगा। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटीज जो होती है वो पैनक्रियाज की खराबी की वजह से होती है। इन तीनों में ही ये पर्सनल रहती है। किसी को डायबिटीज है तो किसी को दूसरे को नहीं दे देता है। हाइपरटेंशन किसी को ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो किसी दूसरे को नहीं दे देगा। किसी के खाने में कमी हो रही, कुपोषित बच्चा है वो किसी दूसरे को अपना कुपोषण नहीं दे देगा। सिर्फ और सिर्फ फैलेगा किससे? इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज है जो कि कम्युनिकेबल हो सकती है, फैल सकती है, एक से दूसरे में जा सकती है। नेक्स्ट, द इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ डिजीज इज नोन एज। देखिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं वो इंटरवल, वो टाइम पीरियड जब इंफेक्शन आपको हो जाए और उसके बाद आपका अपीयरेंस। जैसे मान लीजिए आज आप कहीं बैठे हुए हो और आपको वायरस से इंफेक्शन हो गया, कॉमन कोल्ड, क्या वायरस आपके अंदर चला गया, लेकिन आते जाते ही तो आप छींकने नहीं लगते। तो क्या होता है, जो कॉमन कोल्ड का वायरस आपके अंदर गया है, अब इसके बाद आपके सिम्टम्स दिखेंगे। तो वायरस के अंदर जाने से लेके सिम्टम्स दिखने तक के पीरियड को क्या कहते हैं?
वो पीरियड कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड, याद रखिएगा। इसके अलावा एक पीरियड और आता है, वो आता है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विंडो पीरियड क्या होता है? अगर आप विंडो पीरियड की बात करते हो तो विंडो पीरियड वो पर्टिकुलर पीरियड होता है जब आपके अंदर इंफेक्शन हुआ, सिम्टम्स दिखे, लेकिन आप टेस्ट जब तक कराओगे तब तक नहीं टेस्ट में आ रहा। तो सिम्टम्स दिखने से लेके टेस्ट कराने तक का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं विंडो पीरियड। आपके अंदर सिम्टम्स दिख रहे हैं लेकिन टेस्ट में आ नहीं रहा है, तो जब तक टेस्ट में नहीं आ रहा है तब तक का जो पीरियड है उसे हम क्या कहेंगे? विंडो पीरियड कहेंगे। जैसे HIV एड्स के लिए ये 6 महीने से लेके 10 साल तक का विंडो पीरियड होता है। आगे आते हैं तो आपको ये पता चल गया इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ डिजीज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। और विंडो पीरियड क्या हो गया? विंडो पीरियड द इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड बिफोर टेस्टिंग, टेस्टिंग तक का पीरियड। हाँ, बिफोर डायग्नोसिस, तो उसको हम कह देंगे विंडो पीरियड। क्लियर? चलिए, वायरल डिजीज हैव नो क्योर बिकॉज वायरल डिजीज की क्योर नहीं होती, बहुत ही कम क्योर है, यानी कि सही बहुत ही मुश्किल से हो जाएगा। क्यों? वायरस हैव नो सेल वॉल, वायरस कैन मल्टीप्लाई रैपिडली विद इन द सेल होस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैस्पिड्स या वायरस पॉसेस नो साइटोप्लाज्म। वायरस कैन मल्टीप्लाई रैपिडली विद इन द होस्ट सेल। वायरस बेचारा हमारी सेल को ले रहा है, वो हमारी सेल के अंदर अपना काम हमारी सेल से कर रहा है, तो इस वजह से क्या होगा? वो हमारी सेल को मार रहा है तो हम अपनी सेल को तो मार नहीं पाएंगे, तो उसका क्योर करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए वायरस मल्टीप्लाई रैपिडली विद इन द होस्ट सेल में ही कर। एट विच स्टेज HIV इंफेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स? किस स्टेज पे हमें एड्स के सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं? हमारे अंदर एड्स के सिम्टम्स, HIV वायरस हमारे अंदर चला गया और एड्स के सिम्टम्स कब नजर आएंगे? हमने आपको जैसे कि अभी बताया कि कॉमन कोल्ड का वायरस आपके अंदर चला गया, लेकिन खांसने छींकने आप तुरंत नहीं लगते हो। ऐसे ही एड्स का वायरस आपके अंदर चला गया, बट सिम्टम्स कब नजर आएंगे? ऐसा कब होगा? विद इन 15 डेज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी इन्फेक्टेड पर्सन से 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपने कॉन्टेक्ट किया, उसके अंदर 15 दिन बाद, या व्हेन द इन्फेक्टिंग रेट्रोवायरस एंटर्स द होस्ट, जब रेट्रोवायरस जो आपके अंदर जा रहा है वो आपके अंदर जाएगा तब ऐसा होगा, या व्हेन वायरल DNA प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जब वायरस का DNA बनेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से तब होगा, या व्हेन HIV रेप्लिकेट्स रैपिडली इन हेल्पर T lymphocytes एंड डैमेज लार्ज नंबर ऑफ दीज। याद रखिए, थोड़ा सा हम आपको यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं। HIV वायरस का एक लाइफ साइकिल थोड़ा सा हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, HIV वायरस जो होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये सबसे पहली बात इसके बारे में कि ये एक RNA वायरस है। कैसा वायरस है? ये एक RNA वायरस है। तो इसके अंदर RNA होते हैं, 2 स्ट्रैंड मिलते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल सिंगल स्ट्रैंड है, और इन RNA के साथ में लगा होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये तो हो गया आपका RNA, और इसके साथ में एंजाइम कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कहीं क्वेश्चन अभी अगर आ गया तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद ये जो इसका आउटर मोस्ट एरिया है ये कहलाता है कैप्सिड। क्या कहलाएगा? कैप्सिड। और कैप्सिड के ऊपर यहाँ पे स्पाइक्स लगे होते हैं डिफरेंट टाइप के, P करके P6 P7 इस तरीके से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इसका बना होता है। जब डिटेल पढ़ाएंगे आपको एड्स के बारे में तब आपको इसका स्ट्रक्चर पूरा बता देंगे। फिलहाल आप समझिए कि ये स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से होता है। तो RNA करता क्या है? जब ये वायरस हमारे अंदर जाएगा तो मान लीजिए ये हमारी एक सेल है, इस सेल के अंदर ये वायरस हमारे अंदर जाना है, वायरस का RNA ये हमारी सेल को डैमेज करेगा, और वो कौन सी सेल होगी? सबसे पहली एनिमल सेल जो कि मैक्रोफेज होगी। कौन सी होगी? मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेज सेल के अंदर ये वायरस, पूरा वायरस जाता है, वायरस अपना RNA अंदर छोड़ेगा और इस RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू DNA बन जाएगा, और वो DNA हमारे जीनोमिक DNA के साथ में मिल जाएगा और रेप्लिकेशन करेगा, और रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू वो अपने RNA बना के बाहर निकालेगा, और RNA से प्रोटीन बन जाएगा, इसके ऊपर क्या कैस्पिड बन जाएगा, और ये इस सेल को डैमेज करके बाहर आ जाएंगे, और फिर ये फर्दर इन्फेक्ट करते हैं हमारी T हेल्पर लिम्फोसाइट्स को। T
हेल्पर, जिसका दूसरा नाम है CD4+, इसे हम ये भी कहते हैं CD4+ के नाम से भी जानते हैं। यानी कहीं अगर पूछ लिया जाए CD4 को खत्म करता है या टी हेल्पर को, तो टी हेल्पर को। टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा वायरस का लाइफ साइकिल है। ये फर्दर टी लिम्फोसाइट्स के अंदर जाएगा और सेम प्रोसीजर टी लिम्फोसाइट्स के अंदर करेगा। टी हेल्पर वाली खत्म हो गई, समझिए टी वाली भी खत्म हुई और बी लिम्फोसाइट्स भी खत्म हो जाती हैं। तो क्या होगा, जब हमारे अंदर की इम्यूनिटी ही चली जाएगी, इन्हीं की वजह से इम्यूनिटी हो रही है, और यही अगर चली जाएगी तो फिर हमारे अंदर नए नए सिम्टम्स देखने को मिले। तो क्या होगा इसका आंसर, when HIV replicates rapidly in helper T lymphocytes and damage large number of these, इनके लार्ज नंबर को डैमेज कर जाएगा, तो हमारे अंदर इसके लक्षण दिखने लगेंगे, है ना। चल आगे आते हैं, ये चैनल है अपना, सब्सक्राइब द चैनल। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि द इन्फेक्शियस डिजीज विच आर इमर्जिंग इंक्लूड, जो हमारी इन्फेक्शियस डिजीज है जो इमर्ज हो रही है उसमें क्या क्या चीजें होंगी। जैसे इन्फेक्शियस डिजीज के अलग अलग नाम है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, डेंगू फीवर, मैड काउ डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस, और इनमें से कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज हैं, ये बात आपको बताना है। तो आपकी फर्स्ट हो गई सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज, और साथ ही साथ टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। ये इन्फेक्शियस डिजीज हैं, ये तेजी से आ जाएंगी इमर्ज में, ठीक है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इज द वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज्ड बाय सार्स। ये आपको अगर सार्स वायरस आपने पढ़ा हो तो कोरोना जब आया था तो उसके बारे में इसकी बात हुई थी, एसोसिएटेड कोरोना वायरस, ठीक है। इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड एट द एंड ऑफ फरवरी 2003, यानी 2003 में फरवरी के ये पहली बार देखा गया था इस टाइप का वायरस जो अभी अपने लोगों में आया था कोरोना के टाइम पे। और ये कब आउटब्रेक ऑफ इमरजेंसी चाइना में स्प्रेड। दूसरा क्या, मैड काउ डिजीज, ये जो एक डिजीज यहां लिखी हुई है, ये क्या होती है सर, तो मैड काउ डिजीज इज अ फेटल डिजीज, ये एक घातक डिजीज है दैट स्लोली डिस्ट्रॉयज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। धीरे धीरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खत्म कर देगी, किसके, कैटल्स के। इट इज आल्सो नोन एज बोवियाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी या BSE, ठीक है। ये फैलने वाली तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये डिजीज होती, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट जाएगा। चलिए आगे आते हैं, फाइंड करेक्ट मैच। आपको करेक्ट मैच बताना है इसमें से, फाइंड करेक्ट मैच। डिजीज है, पैथोजन है और ऑर्गन अफेक्टेड है, ठीक है। चलिए आपको यहां देखना है और करेक्ट मैच बताना है, इसमें क्या होगा देखिए और बताइए। बी होगा, रिंगवर्म, फंगस और स्किन। तो अगर आप देखें तो डायसेंट्री जो होती है प्रोटोजोआ से होती है और लिवर में नहीं होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। रिंगवर्म जो होता है वो फंगस से होता है और स्किन में होता है, ये बात बिल्कुल सही है। रिंगवर्म के 3 जेनरा हैं, कौन, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन और माइकोस्पोरम। टाइफॉइड जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, ये बात सही है, लेकिन लंग्स में नहीं होता है। फाइलेरियासिस जो होती है वो एक राउंड वर्म से हो रही है, वोचिरेरिया है, लेकिन वो स्मॉल नहीं लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो ये भी गलत है। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा, बी जाएगा, यही करेक्ट है। चलिए अगला आते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन। देखिए आ गया, अब देखिए हमें आपको हीमोजोइन के बारे में बताना पड़ेगा, थोड़ा सा बताते हैं। जब हमारा प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे हम, प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है, मलेरियल पैरासाइट। हमारे अंदर प्लाज्मोडियम किस रूप में जाता है, किस फॉर्म में जाएगा, तो स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में जाता है, ठीक है। स्पोरोजोइट्स जो होते हैं, ये स्पोरोजोइट्स मच्छर, फीमेल मॉस्किटो जो इसका नाम है एनोफिलीज मॉस्किटो, उसकी सलाइवरी ग्लैंड से हमारे ब्लड के अंदर जाएंगे। ब्लड में पहले ये लिवर को तोड़ेंगे, लिवर की सेल्स को डैमेज करने के बाद ये बाहर निकलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाइनरी फिजन के द्वारा, और फिर ये बाहर निकलेंगे तो ये हमारी आरबीसीज की सेल को तोड़ेंगे। जब ये आरबीसीज को तोड़ेंगे तो आरबीसीज के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, HB। हीमोग्लोबिन को जैसे ये तोड़ेंगे तो हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो एक टॉक्सिक केमिकल बनता है जिसका नाम है हीमोजोइन। ये जो हीमोजोइन है
इस हीमोजोइन की वजह से आपको कपकपाहट होती है और लगातार जो हर घंटे जो 48 घंटे या 72 घंटे के ऊपर आपको जो फीवर आ रहा है वो इसी की वजह से आता है। इसके बाद इसके अंदर से गैमेटोसाइट्स निकलते हैं, मेल गैमेटोसाइट्स और फीमेल गैमेटोसाइट्स। फिर दूसरा अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो यानी हेल्दी मॉस्किटो इसको सक कर लेगा और अपने स्टमक में ले जाएगा। स्टमक में इनका फर्टिलाइजेशन होगा और स्टमक से मूव करके ये प्लाज्मोडियम कहाँ आ जाएगा, फिर से उसकी सैलिवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और ये साइकिल चलता रहता है। इस तरह से इसके दो होस्ट होते हैं। मच्छर जो है वो कहलाता है इसका प्राइमरी होस्ट और ह्यूमन जो होता है वो उसका कहलाता है सेकेंडरी होस्ट। क्लियर है? चल अब हम लोग यहाँ आते हैं, आइडेंटिफाई द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया तो इसका आंसर क्या जाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन किसकी वजह से आ रहा है, मलेरिया में होता है। मलेरिया का लाइफ साइकिल में आपको देखने को मिलेगा। टाइफाइड तो डेंगू में और उसमें नहीं ऐसा होगा। ठीक है जी। चल आगे आते हैं, आइडेंटिफाई द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया के सिम्टम्स आपको आइडेंटिफाई है, हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट। ऐसा होता है क्या? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक। ऐसा होता है क्या? नेजल कंजेशन होता है, डिस्चार्ज होता है, कफ होता है, सोर थ्रोट होता है या हेडेक होता है। और कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स या ब्लड क्लॉट्स। ऐसा होता है। निमोनिया में कैसा होता है आपको? क्या होता है? बी जाएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि निमोनिया जो होता है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें रेस्पिरेशन यानी लंग्स के ऊपर आपके एल्वियोली में फ्लूइड भर जाता है जिसकी वजह से निमोनिया होता है। ठीक है, और उसमें क्या, जब आपको फ्लूइड भर गया है लंग्स में तो सांस लेने में दिक्कत होगी, तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। फिर बुखार भी आएगा और ठंड भी लगेगी और सर दर्द भी होगा और सीवियर कंडीशन में आपके नाखूनों भी और होंठ जो है वो ब्लू हो जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो ये रैपिड ब्रीथिंग, हेडेक, ये सारी चीजें इसके सिम्टम्स हो गए। क्लियर हो गई बात निमोनिया की? चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विडाल टेस्ट। याद रखिए टाइफाइड के लिए जो टेस्ट करा जाता है उस टेस्ट का नाम क्या है? विडाल टेस्ट है। और टाइफाइड मैरी का नाम क्या था? मैरी मेलन। ये टाइफाइड मैरी थी। चल अगला आता है, इसमें मैच करना है कि टाइफाइड क्या होता है। टाइफाइड क्या किससे होता है? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से होता है। एलिफेंटियासिस जो होता है वो एक एस्की हेलमिंथीज है। रिंगवॉर्म जो होता है वो माइकोस्पोरम और मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ डिजीज है। क्लियर? याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रिंगवॉर्म। अब फिर से मैच करना है, रिंगवॉर्म किससे होता है? वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी या वुचेरिया मलाई से होता है। फाइलेरियासिस जो होता है वो किससे होता है? फाइलेरियासिस होता है वुचेरिया मलाई और वुचेरिया। रिंगवॉर्म जो है वो फंगस है, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन या माइकोस्पोरम। रिंगवॉर्म, फाइलेरियासिस, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी या वुचेरिया मलाई। मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी या प्लाज्मोडियम ओवेल। और निमोनिया जो होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। क्लियर होगी बात? तो ऑप्शन इसका क्या जाएगा? बी। आपको ऑप्शन तो यहाँ मिला ही दिया है। पेयर ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, इसमें से कौन से वायरस की डिजीज है? टाइफाइड, टिटनेस, रेबीज, मम्प्स या कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस या एड्स और ट्यूबर। आपको पता है रेबीज, मम्प्स, ठीक है, ये आपकी वायरल डिजीज है। मलेरिया इज कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय, मलेरिया किससे होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है और प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोन्स जो होते हैं ये हमारे अंदर जाते हैं। ह्यूमन के लिए पहले पैरासाइट यही होते हैं। ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव एजेंट मलेरिया का कौन है? स्पोरोजोइट्स हैं, स्पोरोजोन्स। मैच द फॉलोइंग। फिर से आपको इसे मैच करना है। इसमें टाइफाइड जो होता है वो किससे हो रहा है? अभी बताया साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से। निमोनिया जो होता है वो किससे होता है? हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा से होता है। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस के पूरा ग्रुप है उससे होगा। और रिंगवॉर्म जो होता है वो आपका पैपिलोमा वायरस किसके लिए जिम्मेदार है? ये आप कमेंट करके बताएंगे। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये किसके लिए होता है? ये कमेंट सेक्शन में बताइए हमें कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस किस डिजीज के लिए होता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। निमोनिया तो यहां से सब लिखा ही हुआ है। ठीक है, चल अब अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन क्या कहता है? 18 क्वेश्चन कहता है कि डायसेंट्री
यानी पेचिश किसकी वजह से होगी? एंड अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होगी, आंतों में जाके चिपक जाएगी भाई साहब। और ये क्या है? प्रोटोजोवन है, ठीक है। चूज among the following that the cellular barrier देखिए 4 तरीके के बैरियर होते हैं जो नेचुरल है, बाय बर्थ आपको मिलते हैं, यानी इननेट, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइनेट बैरियर। अब क्या है इनमें से सेलुलर बैरियर कौन से होंगे? सेलुलर यानी जो सेल्स होंगी, सेल्स कौन से होगी? न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, यही आपकी सेल्स हैं, ठीक है। लाइसोजाइम तो एंजाइम हो गया, साइटोकाइनिन तो हो गया और सलाइवा ये भी खत्म। तो कितनी? 3 ही आपको सेल्स मिल रही हैं जो सेलुलर बैरियर हैं। तो कौन सा जाएगा? बी, डी और एफ। बी डी एफ कौन है? इसका ऑप्शन गया बी। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। Which one of the following immune processes is most effectively controlled by antihistamines? याद रखिए एंटीहिस्टामिन्स। जब कभी हम बात करते हैं एलर्जी, जब कभी हम बात किसकी करते हैं? एलर्जी की। तो एलर्जी में हमारे अंदर क्या होता है? एक्सैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, यानी कि नॉर्मली आप अगर धूल वगैरह में जाओगे तो 2 बार 3 बार छींक लोगे, लेकिन अगर आपको कंसेक्यूटिवली 10-20 बार लगातार आप छींकते चले जा रहे हो तो इसका मतलब है आपका इम्यून सिस्टम जो है उसके ऊपर ज्यादा एक्ट कर रहा है, एग्रेशन कर रहा है, और इसका मतलब आपको क्या है? उस पर्टिकुलर चीज से आपको क्या है? एलर्जी है। और एलर्जेंस हमारे इसकी किसकी वजह से एलर्जी होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन ई की वजह से होती है एलर्जी। हमारे अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटीबॉडी हैं वो 5 तरीके से, ए जेड मैं हूं, याद रखिए ए जेड मैं हूं। एजेड कौन है? मैं हूं। इन सब में लगा दीजिए इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ई, डी और एम। तो 5 तरीके की इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। मोस्ट अबंडेंट भाई साहब जी होती है। और एलर्जी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ई है। मां के दूध में कोलेस्ट्रॉल में कौन है? ए है, याद रखिएगा। तो अब वो कह रहा है एंटीहिस्टामिन्स हम किसके अगेंस्ट में खाते हैं? एंटीहिस्टामिन्स हम खाते हैं ई के अगेंस्ट में। जब इम्यूनोग्लोबुलिन ई इमीडिएट एक्सैजरेट इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी, एक्सैजरेट यानी बढ़ा चढ़ा के, तब हम उसको कंट्रोल करेंगे किसके थ्रू? एंटीहिस्टामिन ड्रग्स के थ्रू। क्लियर है जी? चल आगे बढ़ते हैं। अगला 21 क्वेश्चन कह रहा है एन एंटीबॉडी इज, देखिए जरा हम आपको बता दें एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है। 2 मिनट का मौन रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एंटीजन यानी कोई दूसरा जन है, और एंटीबॉडी यानी हमारी बॉडी में कोई उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, यानी कोई ऐसी चीज जो हमारी बॉडी के अंदर जाए और उसकी वजह से हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में कुछ बनाए। तो वो चीज जो हमारी बॉडी के अंदर जा रही है वो क्या है? एंटीजन है, और जो उसके अगेंस्ट में बन रहा है वो क्या है? एंटीबॉडी बन रही है। एंटीबॉडी का शेप कुछ इस तरीके से होता है, वाई शेप। एक टिपिकल एंटीबॉडी में 2 आर्म है, एक तो स्मॉल चेन होती है जिसे हम कहते हैं लाइट चेन, और दूसरी है हैवी चेन। तो लाइट चेन कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है। हैवी चेन कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है। और ये एंटीबॉडीज आपको कहां मिलती है? ब्लड के प्लाज्मा में मिलती है। ब्लड के किसमें मिलती है? प्लाज्मा में मिलती है। इस वजह से एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को कहते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। याद रखिएगा, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। और ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स के अगेंस्ट में दूसरा इम्यून रिस्पॉन्स होता है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी की वजह से होता है, और एंटीबॉडी बनाने के लिए कौन सी लिम्फोसाइट जिम्मेदार है? बी लिम्फोसाइट्स। सारी बातें हो गई एंटीबॉडी की। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं एन एंटीबॉडी इज अ व्हाइट कॉर्पसेल्स व्हिच अट्रैक्ट इन्वेडिंग बैक्टीरिया, मॉलिक्यूल दैट स्पेसिफिकली इनएक्टिवेट्स एन एंटीजन या कंपोनेंट ऑफ ब्लड या सिक्रीशन ऑफ मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स। तो याद रखिए ये क्या है? ये किसी एंटीजन के अगेंस्ट में बन रही है, जो एंटीजन को क्या कर रही है? इनएक्टिवेट कर रही है। और ये मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, मॉलिक्यूल दैट स्पेसिफिकली इनएक्टिवेट्स एंटीजन। क्लियर है बात? चल आगे आते हैं।
अगला क्वेश्चन, इसको अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, छोटी छोटी सी बातें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, to which type of barriers under innate immunity do saliva and in mouth and the tears from the eye belongs? देखिए साथ हमने आपको बताया कई बार, अभी ही बता दिया कि 4 तरीके के आपके बैरियर हैं। कौन सा हो गया? फिजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल, ये इन्नेट वाले हैं, ठीक है, इन्नेट में, तीसरा सेल्यूलर और चौथा साइटोकाइन। फिजिकल बैरियर में आपकी स्किन आ जाएगी, है ना, और टीयर्स आ जाएंगे। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपका आ जाएगा HCl, ठीक है, स्टमक में निकलेगा, ठीक है, और सेलुलर बैरियर में PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स, इसके अलावा मोनोसाइट्स भी होती हैं। साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां आप देख लीजिए ये किससे बिलोंग करता है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। सलाइवा और टीयर्स किससे आएगा? फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। ये टीयर्स जो है वो इधर ही आएगा, HCl के साथ में टीयर्स आता है, ठीक है। टीयर्स के अंदर जो एंजाइम होता है कौन सा है? लाइसोजाइम। तो ये दोनों चीजें HCl और लाइसोजाइम, ये किससे है? फिजियोलॉजिकल बैरियर से। तो ये आंसर इसका जाएगा सी। क्लियर है बात जी? चल आगे आते हैं। एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है? अभी आपको बताया एंटीबॉडी का शेप कैसा होगा? वाई शेप होगा, ठीक है। What product of immune system attached to bacteria, making them easier to be eaten? तो इम्यून सिस्टम का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो बैक्टीरिया से अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा? याद रखिए, ये जो बैक्टीरिया होता है इसके ऊपर एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं एपिटोप। क्या कहते हैं? एपिटोप। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? एपिटोप। और हमारी एंटीबॉडीज जो होती हैं, एंटीबॉडी जो इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनेगी, उनके ऊपर भी स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। उनकी जो लाइट और हैवी चेन है उसके वेरिएबल आर्म में, जिन्हें कहते हैं पैराटोप। क्या कहते हैं? पैराटोप। तो एपिटोप जो होते हैं वो पैराटोप से जुड़ जाते हैं और इस तरह से हमारी एंटीबॉडीज किसी भी एंटीजन को रोक लेती कि भैया तुम हिलो डुलो नहीं। फिर बड़ी मैक्रोफेजेस सेल्स आती हैं और वो सेल्स जो हैं वो इन बैक्टीरिया को अपने अंदर समा लेती हैं और खा जाती हैं। तो वो यही कह रहा है कि जो हमारा व्हाट प्रोड्यूस इम्यून सिस्टम अटैच बैक्टीरिया, हमारे इम्यून सिस्टम में ऐसी कौन सी चीज है जो बैक्टीरिया से अटैच हो रही है? तो वो कौन है? वो है एंटीबॉडी है, मेकिंग देम इजियर टू बी ईटन बाय WBCs। जो WBCs से को आसानी से WBCs जैसे खा ले, जब रुकेगा तभी तो खा पाएगी। तो क्या हो रहा है? वो कौन है? एंटीबॉडीज हैं। यहाँ पे आपका आंसर जाएगा सी, ठीक। इसके बाद आता है एंटीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय। एंटीजन किससे बना? सॉरी, एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय। एंटीबॉडी कौन बनाता है? एंटीबॉडी अभी हमने आपको बताया बी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं एंटीबॉडी। टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्ट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस देंगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स थोड़ा बता देते हैं आपको। लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं दो तरह की। एक होती है टी लिम्फोसाइट, एक होती है बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स 4 तरीके की होती हैं, टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी। टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर और टी मेमोरी। और बी लिम्फोसाइट्स को भी फर्दर 2 पार्ट में बांट सकते हैं, बी प्लाज्मा और बी मेमोरी। जो बी प्लाज्मा सेल्स होती हैं ये बनाती हैं एंटीबॉडी। बी प्लाज्मा सेल्स क्या बनाती हैं? एंटीबॉडी बनाती हैं। तो याद रखिए बी लिम्फोसाइट्स ही एंटीबॉडी के लिए रिस्पॉन्स है। तो ये कह रहा है एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। टी तो डायरेक्ट किलर वाली, डायरेक्ट किल कर देंगे, सीधी जाएंगे, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स करेंगे। चल आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन 26। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर मेड अप ऑफ। इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडी को ही कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन किसको कहते हैं? एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन। किससे बने होते हैं? 4 चेन होती हैं, 2 हैवी और 2 लाइट और 2 हैवी। तो वो क्या कह रहा है? कितनी चेन होगी?
4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, प्रोटीन ही के बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा कौन सी होंगी? अभी मैंने आपको बताया इम्यूनोग्लोबुलिन जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम अदर टू फीटस, मदर टू फीटस, जो मदर से फीटस को इम्यूनिटी मिलती है अक्रॉस प्लेसेंटा और थ्रू मदर्स मिल्क, इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी या एक्टिव इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनिटी? देखिए साहब, ये इम्यूनिटी जो बाहर से ली जा रही है, 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है, जरा ध्यान से देखिएगा, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। उल्टा हो गया, इधर एक्टिव लिखना था, पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी भी 2 तरीके की हो गई। अभी आपको बताया इम्यूनिटी के सेलुलर बैरियर और ये बैरियर होगा, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो अलग थी, वो इस टाइप के ऊपर थी कि भाई स्पेसिफिक है या नहीं है। दूसरा यहां कह रहे हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी तब होती है जब हमारी बॉडी खुद क्या बनाए? एंटी बॉडी बनाए। Whenever body makes antibody by itself, ठीक है, तब इसे हम क्या कह देंगे? तब इसे कह देंगे हम एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर है बात जी। और अगर हमारी बॉडी बनी बनाई एंटीबॉडी बाहर से ले तो पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी। अब ये दोनों भी 2 कैटेगरी में आ जाती है, ये नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये भी 2 तरीके की, नेचुरल और आर्टिफिशियल। क्या सब? नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक्टिव इम्यूनिटी अगर हमारी बॉडी अपने आप से बना रही है, अब अपने आप से 2 तरीके से बना सकती है। अगर हम कोई वैक्सीन डालते हैं, आर्टिफिशियली कोई वैक्सीन डालते हैं, ठीक है, अगर हमने कोई वैक्सीन डाल दी तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी भी तो बनाएगी, है ना। तो अगर कोई हमारी बॉडी में वैक्सीन डाल के हमारी बॉडी से हम एंटीबॉडी बनवा ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी एक्टिव तो है, लेकिन कैसी? आर्टिफिशियल एक्टिव। और अगर हम कहीं नेचुरली कहीं जाके किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया से संक्रमित हो गए तो हमारी बॉडी अपने आप से उसके अगेंस्ट बनाएगी, तब उसे क्या कहेंगे हम? नेचुरल। बिल्कुल ऐसे ही पैसिव में क्या होता है कि अगर आप टिटनेस या स्नेक वेनम की बात कर रहे हो, सांप के अगेंस्ट में जो वेनम आता है, एंटी वेनम जिसे बोलते हैं, एंटी वेनम बनी बनाई एंटीबॉडीज आपने डायरेक्ट ले ली, तो वो क्या है? वो आर्टिफिशियल है। लेकिन अगर नेचुरल की बात करी जाए तो मां के पेट के अंदर अपने आप बनता है, कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी अपने आप बनती है, मां के दूध में कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडीज, तो उसे क्या कहेंगे हम? पैसिव नेचुरल। पैसिव। समझ में आ गया जी। अब वो ये पूछ रहा है कि मां के दूध में किस टाइप की इम्यूनिटी मिलेगी, एक्टिव के पैसिव? तो यहां पे तो बहुत शॉर्ट कर दिया इन्होंने, पैसिव इम्यूनिटी हम लोग डायरेक्ट बता देंगे। लेकिन अगर पैसिव में भी वो कहे कि आर्टिफिशियल है या नेचुरल है तो हम क्या कह देंगे? वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, मां के दूध वाली। और टिटनेस का इंजेक्शन हो गया या आपका एंटी वेनम हो गया, स्नेक एंटी वेनम, वो कैसी? आर्टिफिशियल है। बिल्कुल ऐसे ही एक्टिव में अगर जाएंगे तो नेचुरली है और आर्टिफिशियल। वैक्सीन के थ्रू अगर हमें मिल रही है तो वो इम्यूनिटी हो जाएगी एक्टिव आर्टिफिशियल। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द रिएक्शन बिटवीन एंटीबॉडीज एंड सॉल्युबल एंटीजन क्या कहलाती है? इसे क्या कहते हैं हम? तो वो एग्लूटिनेशन कहलाता है। एग्लूटिनेशन, ये चिपक जाना, ग्लूटिनेशन कर लेना। वो अभी आपको बताया एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के ऊपर आके चिपक जाते हैं, इस रिएक्शन को क्या कह देंगे? ग्लूटिनेशन कह देंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के रेफरेंस में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, चुनना है। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन, दिस इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। ये तो बिल्कुल सही बात है, अगर हम बनी बनाई एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर जा रही है तो उसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पांस। क्या एक्टिव इम्यूनिटी क्विक होती, जल्दी होती है और क्या पूरा रिस्पांस देती है? एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है हमारी बॉडी को बनाते बनाते टाइम लगता है। भाई हमारी बॉडी के अंदर बनेगी एंटीबॉडी,
तो टाइम लगेगा, तो क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे सकती है। दूसरा, फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर। फीटस जो है वो अपनी मां से एंटीबॉडीज लेता है, कोलेस्ट्रॉल के थ्रू ले ले या प्लेसेंटा के थ्रू। हाँ बिल्कुल सही है। या व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन, आप किसी लिविंग या डेड एंटीजन से एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस, अगर आप एक्सपोज होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है। दिस इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट निकला? क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर बी यही रॉन्ग है और यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या कह रहा है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है उसके अगेंस्ट में आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, इनकरेक्ट। दूसरी बात बताते हैं आपको, इनेट इम्यूनिटी बता दी, बाय बर्थ होती है, सेलुलर, साइटोकाइनिन बैरियर और फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये चार है। लेकिन अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात आती है तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप किसी बैक्टीरिया या वायरस से जब भिड़ोगे तब आपको मिलेगी। ये स्पेसिफिक होती है, किसी एक स्पेशल बैक्टीरिया या वायरस के लिए काम करेगी और इसमें मेमोरी होती है। दूसरी बात होती है इसमें दो रिस्पॉन्स आते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स वो होते हैं जो जल्दी होते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स वो होते हैं जब पहली बार आपको किसी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ोगे, ठीक है। तो फर्स्ट काउंटर अटैक जब होगा तो फर्स्ट काउंटर अटैक में आपको जो इम्यूनिटी मिलेगी वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है। लेकिन जब दूसरी बार में आप काउंटर अटैक करोगे तो वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है। तो पहली वाली में आपको टाइम लगेगा पहचानने में कि बैक्टीरिया कैसा है या वायरस कैसा है, उसे कैसे मारा जाए। तो फर्स्ट वाला जो होता है वो स्लो रेट का होता है और काफी देर में होगा। लेकिन सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो फास्ट होता है और जल्दी हो जाता है। आइए देखें क्या उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है यहाँ पे। कह रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक। एक्वायर्ड इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, बिल्कुल ही गलत बात कह रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक किसी एक बैक्टीरिया के लिए ही होगी क्योंकि आप एक्वायर कर रहे हो, बाहर से ले रहे हो। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स वही होता है जब हम पहली बार किसी वायरस या एंटीजन या पैथोजन से एनकाउंटर करेंगे। दूसरा क्या होता है? एनामेस्टिक या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज इलिसिटेड ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन। देखिए एनामेस्टिक को ही हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। कह रहे हैं ये दूसरी बार सब्सिक्वेंट, हाँ बिल्कुल इसे हम कहते हैं, ये भी बात सही है, ये दूसरी बार को कहते हैं। एनामेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर, हाँ ये भी बात सही है, पहली वाली की मेमोरी बनी होती है, इस वजह से ऐसा होता है। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन जो कह रहा है इनकरेक्ट कौन सा है वो है ए, यही वाला इसका सही ऑप्शन कहलाएगा, बाकी तो सही है ही। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट है, अगर आप चाहिए तो पढ़िएगा, नहीं तो अभी हमने आपको समझा दिए हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। चलिए इनको पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है इसका? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन autoimmune disorder is a condition where body defense mechanism recognize its own cell as foreign bodies। ये autoimmune disorder वो कंडीशन है जब हमारी बॉडी की ही सेल्स को वो फॉरेन बॉडी समझने लगता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ। ये भैया गलत बात कह रहा है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है गठिया, और उसमें जो है ये अपनी ही सेल्स के ऊपर ही अटैक करने लगता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला सही है स्टेटमेंट। देखिए इसमें कौन सा आ गया? क्या दोनों करेक्ट हैं? दोनों बोथ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, दोनों इनकरेक्ट भी नहीं, दोनों इनकरेक्ट नहीं है। वन इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ये सही है ना? यस। चलिए आते हैं मैच द कॉलम। कॉलम्स को मैच करते हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है। कह रहा है सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर में कौन आ जाएंगे? सेलुलर बैरियर न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। साइटोकाइन बैरियर में कौन आ जाएगा? इंटरफेरॉन्स। फिजिकल बैरियर में कौन आ जाएगा? म्यूकस। और फिजियोलॉजिकल बैरियर में HCl, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। आंसर इज डी, डी जाएगा। क्लियर है? चल अगला, ग्राफ्टेड किडनी में भी रिजेक्टेड बाय ए पेशेंट ड्यू टू। देखिए साहब, हमारी किडनी किसी ने दे दी, किसी ने किसी दूसरे को किडनी दे दी, कह साहब हमारी किडनी लगा लो, तुम्हारी किडनी फेल हो गई, हमारी किडनी लगा लो। लेकिन जब ये ग्राफ्ट किसी दूसरे के अंदर जाता है वो रिजेक्ट कर देता है, हम नहीं, बॉडी ही रिजेक्ट कर देती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर
सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, कोई दूसरी सेल्स हैं जो इसके अगेंस्ट में काम कर रही हैं, तो ये किस वजह से होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस की वजह से ऐसा होता है, वो दूसरी सेल्स ही इसे खाना शुरू कर देती हैं। अगला द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। अभी बताया हमने आपको कि स्नेक बाइट यानी सांप के काटे के लिए उसके अगेंस्ट में एंटी वेनम दिया जाता है। ये एग्जांपल किसका है? आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अभी मैंने आपको बता दिया है आर्टिफिशियल एक्टिव, आर्टिफिशियल। चार्ट बना लीजिए पीछे जाके, पीछे देख लीजिए बैक करके और चार्ट बना लीजिए पूरा, फिर देखिए इससे क्वेश्चन में जाएंगे। एंटीजेंस आर प्रेजेंट इन, एंटीजेंस कहां प्रेजेंट होते हैं? अभी हमने आपको बताया कि जो सेल्स होती हैं सेल्स की सरफेस के ऊपर होते हैं, और ये जो सरफेस के ऊपर शो करने वाले प्रोटीन होते हैं ना, उन्हें कहते हैं MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ये सेल्स के ऊपर जो है एंटीजेंस को झंडा ऐसे दिखाते हैं कि देखिए साहब एंटीजन है, एंटीजन है, ठीक है। तो वो सेल्स होती हैं जो एंटीजेंस को शो करती हैं, पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। ये क्या होती हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन रहेगा डी। एंटीजेंस कहां प्रेजेंट होते हैं? ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर सेल्स की, ठीक। चलिए आते हैं एंड हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर इम्यून सिस्टम इज डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ सेल्स। ये तो आपको पता ही है, सेल्फ और नॉन सेल्फ। लेकिन प्रॉपर्टी अगर ये हमारी लॉस हो जाए, अपने और पराई सेल्स को पहचानने की प्रॉपर्टी लॉस हो जाए, तब इसे क्या कहते हैं? और अपनी ही सेल्स के ऊपर अटैक करने लगे, तब क्या हो जाएगी? ऑटो इम्यूनिटी, यानी अपने ही लिए क्या हो गई? इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी, समझ में आए? द लेटर टी इन टी लिम्फोसाइट्स आर, देखिए हमारे जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, दूसरे होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहां हमारी लिम्फोसाइट्स पैदा होती, मैच्योर होती और डिफरेंशिएट और प्रोलिफरेट होती है, यानी कि मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन और प्रोलिफरेशन हो, मैच्योरेशन हो, डिफरेंशिएशन हो और प्रोलिफरेशन हो, उन जगहों को कहते हैं हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहां मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा? लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन होगा, यानी एंटीजन स्पेसिफिक सेल्स में ये बदल जाएंगी। नॉर्मल सेल्स से किसमें बदल जाएंगी? एंटीजन स्पेसिफिक सेल्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगी। और यहां क्या होगा? यहां इंटरेक्शन होता है, किससे? एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, बैटल फील्ड है ये, और प्रोलिफरेशन होता है। यहां क्या होगा? इंटरेक्शन और प्रोलिफरेशन। यहां क्या होगा? डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन, ठीक। उन्हें प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, इसमें आ जाते हैं दो, टी और बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे नाम आ जाते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, जैसे थाइमस सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन नहीं है। इसमें आ जाता है स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, पेयर्स पैचेस, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। ये सारे नाम इधर आ जाते हैं। क्लियर हो गई? स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, पेयर पैचेस हो गए, और मॉल्ट जो होता है यही 50% तो पूरा इम्यून सिस्टम के लिम्फॉइड ऑर्गन में 50% तो इसी की भागीदारी होती है। खैर यहाँ कह रहे हैं टी किसके लिए होता है? टी फॉर थाइमस एंड बी फॉर बोन मैरो हमारे अंदर, और वैसे बर्सा ऑफ फैब्रिकस आपके बर्ड्स के अंदर, ठीक है। बी का मतलब अगर बर्ड्स में लिया जाता है तो वो क्या होती है? बर्सा ऑफ फैब्रिकस, और हम लोगों में लिया जाएगा तो क्या होगा? बोन मैरो, ठीक। प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स चाहिएगा, कितना चाहिएगा लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द पर्सन शोज सिम्टम्स लाइक स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनी नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग on exposure to substances in air. Which type of antibody is produced? E. भाई साहब आपको पता है ये exaggerated immune response है, और जब एलर्जी की कंडीशन आती है तब भाई साहब हमारी कौन सी एंटीबॉडी बनती है? इम्यूनोग्लोबुलिन ई बनती है एलर्जी में। याद रखिए इम्यूनोग्लोबुलिन ई, एलर्जी की कंडीशन बता दी है पूरी। Which of the following option, two examples are correctly matched with their particular type of immunity? दो करेक्ट हैं, ठीक है।
उसकी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्यूनिटी से। जैसे सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स इन आईज, ये फिजिकल बैरियर में आता है क्या? नहीं, ये तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाता है। म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट और HCl इन स्टमक, ये फिजियोलॉजिकल में आता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नहीं, ये तो फिजिकल में आएगा, ये फिजिकल में आ जाएगा, ये उल्टा लिख दिया है, ठीक है। ये इसका और ये इसका कर दिया। तीसरा कह रहे हैं PMNL पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ये सेलुलर बैरियर है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कितने हैं? हाँ बिल्कुल सही है, सेलुलर बैरियर, ये बिल्कुल सही। एंटी टिटनेस एंड एंटी स्नेक बाइट आर एक्टिव, भैया बनी बनाई एंटीबॉडी डालेंगे तो ये कैसा होगा? पैसिव होगा, वो कह रहे हैं एक्टिव है, तो ये बात भी गलत है। यहां उल्टी कर दी, इसकी बात को ये कह दिया, इसकी बात को ये कह दिया, इस वाले को बिल्कुल सही कह दिया और यहां पैसिव को एक्टिव बना दिया, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। कौन सा सही? सिर्फ सी वाला सही, इस वजह से सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्लूटिनेशन अकर्स इन ब्लड इन टेस्ट ट्यूब, दिस इंडिकेट्स, भैया एग्लूटिनेशन, अभी हमने आपको बताया एग्लूटिनेशन किसे कहते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे से चिपक जाएंगे, इस प्रोसेस को एग्लूटिनेशन कह रहे हैं। और अगर किसी टेस्ट ट्यूब में ऐसा हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी चिपक रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है भैया? एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। क्या एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट थे? एंटीबॉडीज प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं थे। एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन आरबीसीज, क्या एंटीजेंस आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट थे? यस। क्योंकि एंटीजन जब होगा तभी तो एंटीबॉडी बनेगा, ऐसे थोड़ी बन जाएगा। एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट ऑन आरबीसीज, आरबीसीज के ऊपर एंटीबॉडीज कब से होने लगे? एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। एंटीजेंस आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, एंटीजन प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा के अंदर, पे होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो ब्लड ग्रुप O के अलावा बाकी सब हो सकते हैं, क्योंकि उनमें एंटीजन तो होता नहीं है। तो इसलिए बी जाएगा। बी, ठीक। एंटीजेंस। I identify the monomer form of these antibodies among following groups. मोनोमर फॉर्म बताना है। देखिए बहुत सारी एंटीबॉडीज डाइमर की फॉर्म में होती है। देखिए हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह से एक एंटीबॉडी हो गई, ऐसे ही दूसरी एंटीबॉडी इस तरीके से जुड़ जाएगी, ये डाइमर बन गया। और इस तरीके से ये इस तरीके से यहाँ ऐसे जुड़ी हुई होती है। एंटीबॉडीज के अलग अलग शेप होते हैं। तो कई टाइप की एंटीबॉडीज डाइमर की फॉर्म में होती है और कई टाइप की एंटीबॉडीज सिर्फ मोनोमर की फॉर्म में होंगी, इस वाई शेप की फॉर्म में होंगी। ठीक है, कुछ ऐसे होंगी, किसी में ये इस तरीके से भी होता है, ये इस तरीके से भी ये चिपकी हुई होती हैं, 4-4, 5-5 होती हैं ऐसे एंटीबॉडी। तो अब ये कंडीशंस जो हैं ये बदल जाएंगी। एंटीबॉडीज जो है वो ये पेंटामर की फॉर्म में आ जाएगी। यहां तो आपको टेट्रामर है, लेकिन यही पेंटामर की फॉर्म में बनी हुई होती है। तो ये एंटीबॉडीज कह रहा है कौन सी? सिर्फ डाइमर की कंडीशन में होती है। तो ऐसी कौन सी एंटीबॉडीज हैं जो सिर्फ डाइमर की कंडीशन में है? वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कौन सी होंगी? मोनोमर की कंडीशन। सॉरी, मोनोमर की कंडीशन में होंगी, वो है DEG। ठीक है, जी, DEG। जैसे आपने AGED पढ़ा था, तो उसमें क्या हो जाएगा? A इज डाइमर एंड G ये इज मोनोमर। डाइमर हो गई और ये क्या हो गई? मोनोमर। मोनोमर हो गई और M तो पेंटामर है। क्लियर हो गई? जी, समझ में आ गई बात या नहीं? आ गई। चलो, एलर्जिक रिएक्शन तो याद रखिएगा, एजेड में EGD या क्या हो गई? मोनोमर। एलर्जिक रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है एंटीहिस्टामिन से। अभी आपको बताया एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन देंगे, हिस्टामिन नहीं एंटीहिस्टामिन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नाम भी दिए हुए हैं। ओरल हिस्टामिन इंक्लूड सिटरजिन। सिटरजिन जो होती है ये ओरल हिस्टामिन है। कभी कभी हाथों के ऊपर जो है अचानक से यहाँ स्किन में दाने ऐसे निकल जाते हैं, तो सिटरजिन दे देते हैं। वो क्या है सिटरजिन? वो एलर्जी से बचने के लिए एंटीहिस्टामिन दे देते हैं। ठीक है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। एंटीबॉडी आते हैं एंटीबॉडी दैट इज केपेबल ऑफ क्रॉसिंग प्लेसेंटा। ऐसी कौन सी एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगी? छोटी होगी वही कर पाएगी। ठीक है, तो एंटीबॉडी कौन सी है? जी वाली ऐसी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगी, ना ये कर पाएगी, ना ये कर पाएगी, ना ये कर पाएगी। सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है? इम्यूनोग्लोबुलिन M बनती है। ठीक है, चलो
सिंथेटिक वैक्सीन्स आर कॉल्ड थर्ड जनरेशन वैक्सीन। सिंथेटिक वैक्सीन्स हमारी थर्ड जनरेशन वैक्सीन होती है। तीन तरीके की वैक्सीन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन वाली होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनी होती है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनी हुई एक वैक्सीन बताइए जरा, आपके एनसीईआरटी दी है कौन सी, बताइए ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनी है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट। ये हमारी किससे बनी होती है? ईस्ट से। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो किससे बन रही है? ईस्ट से। ठीक, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में हमारे डायरेक्ट वो डाल देते हैं आपके जो एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में उनके टॉक्साइड्स वगैरह डाल देते हैं और थर्ड जनरेशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बना के टॉक्साइड्स डालते हैं। क्लियर जी। फिर ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनती है। और यहाँ कह रहे हैं सिंथेटिक वैक्सीन्स आर कॉल्ड, तो आपको पता है थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स आर दोज व्हिच रिकॉम्बिनेशन टेक्निक्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस वैक्सीन्स। एग्जांपल में यहाँ पे आ जाता है एपिएक कोरोना। ठीक, व्हिच फाइंड आउट द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब इसमें प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आपको पता है, अभी बताया आपको प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन टी और बी आपको बता दिए। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन थाइमस, व्हिच इम्यूनोग्लोबुलिन जी इज प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन बनती है, बताइए जल्दी से। कौन सी बनती है? ई ओ एम। अभी बताया आपको सबसे पहली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी बनेगी, अभी आपने बताया खुद ही एम बनती है सबसे पहले, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में ये बनेगी। और हमने बता भी दिया कि ये कैसी है, लार्जेस्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन, सबसे बड़ी यही है और सबसे छोटी जी है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, वैरायटी ऑफ पैथोजेनिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब बड़े लेवल के ऊपर काम करे, यानी कि इस बैक्टीरिया के लिए भी, इस बैक्टीरिया के लिए भी, इस बैक्टीरिया के कई बैक्टीरिया के लिए बन जाए, स्पेसिफिक ना हो। हाँ, यानी कि वो कैसी होगी, वो एक्ट ऑन बोथ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स। डी जाएगी वैरायटी ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, कई बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करेगी तब। Which of the following organ can be called salt or blood bank? बताइए ब्लड बैंक किसे कहते हैं? स्प्लीन को अपनी ब्लड बैंक कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आर्बीसीज। ठीक है, स्प्लीन याद रखिएगा। इसके बाद एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी रिजल्ट्स इनटू, ये एडीए डिफिशियंसी जब होती है तो कौन सी डिजीज हो जाती है हमारे अंदर? इम्यूनिटी डिसफंक्शन हो जाता है। आपको एडीए डिफिशियंसी वाला काम इसलिए इन्होंने दे दिया है क्योंकि ये हमारी 4 साल की एक बच्ची थी, 1990 में इसको जीन थेरेपी दी गई थी। क्या दी गई थी? जीन थेरेपी। ठीक है, तो इस वजह से वहां से एडिनोसिन डीएमिनेज की ही कमी होती है, इसमें डिलीशन हो गया था, म्यूटेशन की वजह से ऐसा हुआ था। तो डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, उसका इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन हो गया था। ठीक, आगे आते हैं। अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन हैव हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एचआईवी इन्फेक्शन, इनमें से किसको सबसे ज्यादा रिस्क है कि उसको एचआईवी हो जाएगा? इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, सही बात लिख दी है। ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, सही बात लिखती है। इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये भी सही बात लिखती है। दैट मींस कि सभी को ऐसा है कि हाई रिस्क है एचआईवी होने का, तो ऑल ऑफ दिस जाएगा। इन एड्स एचआईवी किल्स, एड्स में एचआईवी जो है वो किल करता है किसको? अभी हमने आपको बताया हेल्पर टी सेल्स को। जब सहायता करने वाले ही खत्म हो जाएंगे तो आपकी पूरी इम्यूनिटी हिल जाएगी। द टेस्ट आर यूज्ड टू डायग्नोस एड्स, एलाइजा टेस्ट, ठीक है, और सदर्न ब्लॉटिंग। एलाइजा टेस्ट सी जाएगा और सदर्न ब्लॉटिंग, याद रखिए। सॉरी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग की बात कर रहे हैं, एलाइजा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग और डीएनए के लिए सदर्न ब्लॉटिंग होती है, ये याद रखिएगा। प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग और डीएनए के लिए सदर्न ब्लॉटिंग होती है। और चूंकि हमारे अंदर एंटीजन एंटीबॉडी का तो प्रोटीन है, तो इसलिए ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट है। क्लियर? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एड्स? बच्चा जानता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस में क्या होता है? अभी आपको बताया, डीएनए होता है, आरएनए होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ठीक है, आरएनए विद प्रोटीन्स,
अभी ऊपर जो बनाए थे हुक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रोटीन ही थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स पॉजिटिव एजेंट ऑफ HIV? इनमें से कौन सही बात है एड्स के पॉजिटिव एजेंट के लिए HIV के लिए? HIV एनवेलप वायरस कंटेनिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, एक मॉलिक्यूल होता है क्या सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का, और वन मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अभी बताया दो मॉलिक्यूल होते हैं और दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं, तो बी जाएगा। दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है और दो मॉलिक्यूल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं, बिल्कुल सही बात है। HIV इज अनएनवेलप्ड होता है, क्या अनएनवेलप्ड है? गलत बात है, पूरा भी बताया कि HIV के जो वायरस है उसके ऊपर कैस्पिड चढ़ा हुआ है, दो ये लगे हुए हैं, तो एनवेलप भी है, कवर भी है। और HIV does not escape but attack the acquired immune response, does not escape नहीं करता है but attack the acquired immune response। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। तो यहां पे बात रहती है कौन सी सही है? बीबी है, बीबी। मेटास्टेसिस, चलिए दो चार वर्ड्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमने आपको बताया है। मेटास्टेसिस वर्ड आ गया तो चलिए बोल देते हैं मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटामेरिज्म और मेटास्टेसिस। और मेटामॉर्फिक भी होता है, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस ये लिख दिया है। मेटाजेनेसिस क्या होता है बताइए? मेटाजेनेसिस जब हम पॉलिप और मेडुसा की बात करते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जब पॉलिप से मेडुसा बनता है और मेडुसा से पॉलिप बनता है, किसमें होता है ये? कौन सा फाइलम? सीलेंट्रेटा या निडेरिया में ऐसा होता है कि पॉलिप जो होता है वो एसेक्सुअली मेडुसा में बदलता है, मेडुसा सेक्सुअली पॉलिप में बदलता है, और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है, इसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होते हैं, आपने देखे होंगे कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन होते हैं, जैसे कि आपको केचुए में देखने को मिलता है अलग अलग अर्थफॉर्म में, ठीक है। मेटामेरिज्म वो होता है कि अलग अलग सेगमेंट होता है। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है लार्वा से एडल्ट में चेंज हो जाना, जो हमारे इंसेक्ट्स में होता है, लार्वा फिर प्यूपा फिर एडल्ट, इस तरीके से जो बनता है इसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और मेटास्टेसिस क्या होता है? ये मेटास्टेसिस ये है जो हमारी कैंसर की सेल्स ऐसा करती हैं। कैंसर की सेल्स जो होती हैं वो अपनी एक जगह से निकल के किसी दूसरी जगह पे जाएंगी और दूसरी जगह की सेल्स को भी अपने जैसा बदल देंगी। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं। तो स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल्स टू न्यू साइट्स, नई नई साइट्स में स्प्रेड हो जाना ही क्या कहता है? मेटास्टेसिस कहता है। लिख लीजिएगा भाई साहब, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफी बार कंफ्यूजन देते हैं। मेटास्टेसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटाजेनेसिस, ये सारी चीजें। चल आगे आते हैं। एक्सपेंड द नेम एमआरआई। एमआरआई की फुल फॉर्म 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ी है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये हमारी एमआरआई होता है, ठीक है। इसके बाद अगली कंडीशन की बात करते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विद एक्सरे और गामा रेज कार्ड। भैया एक्सरे को डालते हैं तो क्या होता है? रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन एक्सरेज, रेज मतलब रेडिएशन, रेडिएशन थेरेपी होती है। द ट्यूमर नॉर्मली कन्फाइंड टू द ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स। अगर हम देखिए ट्यूमर दो तरीके के होते हैं। ट्यूमर दो तरीके के, बिनाइन और एक बिनाइन हो गया और दूसरा मैलिग्नेंट हो गया, जिसमें मेटास्टेसिस हो रही है। क्या हो रही है? मेटास्टेसिस, यानी कि वो भाग रहा है, इधर की सेल टूटी इधर गई, दूसरी वाली सेल को भी बदल दिया कैंसरस सेल्स में। लेकिन यहाँ बेनाइन रुका हुआ है, कहीं नहीं जा रहा है, स्टेगनेंट है, रुका हुआ है। तो कह रहे हैं जो कंफाइंड रहेगा ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर ही और स्प्रेड नहीं होगा, फैलेगा नहीं, उसे क्या कहते हैं? कैसा ट्यूमर है वो? वो बेनाइन ट्यूमर है। और जो फैल रहा है वो कौन है? मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो यहाँ फिलहाल मैलिग्नेंट नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन क्या होगा? फैलने वाले में, और ये रुकने वाले में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्लियर हो गई बात? चल आगे आते हैं। In humans, retrovirus is considered as a cause of cancer because its genome, in their genome oncogene is present.
The hereditary material made up of single stranded RNA. They have gene for reverse transcriptase या their genome may be cellular proto-oncogene. क्या होता है? In their genome there may be cellular proto-oncogene. Answer is D. देखिए इनमें प्रोटो-ऑन्कोजीन कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स हैं जिनके अंदर एक स्पेशल जीन है जो सो रहा है अभी. इसका नाम क्या है? प्रोटो-ऑन्कोजीन. ये अभी सो रहा है, छेड़ो. लेकिन कोई केमिकल्स ऐसे पहुंच गए जो इसको छेड़ देते हैं, तो ये किसमें बदल जाएगा? ऑन्कोजीन में. और ऑन्कोजीन्स में अगर ये बदल गया तो फिर ये सेल्स के अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी और ये कैंसरस या ट्यूमरस सेल में बदल जाएंगे. और यही ट्यूमर अगर फैलने लगा तो उसे हम कैंसर कह देते हैं. क्लियर है? तो यहाँ प्रोटो ऑन्कोजीन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है. यानी कि उन सेल्स के अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन तो होना ही चाहिए ना, तभी तो वो कैंसर बनेंगे. तो इसका मतलब ऑप्शन जाएगा डी. अब यहाँ आते हैं असर्शन और रीजन के ऊपर. क्या अल्फा इंटरफेरॉन वाज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? बिल्कुल सही बात है, हम अल्फा इंटरफेरॉन का यूज कर रहे हैं आजकल ट्रीटमेंट के लिए. दूसरा कह रहे हैं अल्फा इंटरफेरॉन प्रोवोक इम्यून सिस्टम टू आइडेंटिफाई ट्यूमर सेल्स, और ये ढूंढ लेती है क्या? हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है. कह रहे हैं असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है. असर्शन बात सही है क्योंकि रीजन उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. क्लियर है जी? चल आगे बढ़ते हैं. Which of the following statement is not true for cancer cells in relation to mutation? इनमें कौन सी बात सही नहीं है? कह रहे हैं म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमर्स. ये म्यूटेशंस जो होते हैं वो इनहिबिट कर देते हैं टीलोमर्स. टीलोमर्स क्या होते हैं? लास्ट वाले एरियाज, क्रोमोसोम्स के लास्ट वाले. बेसिकली जब सेल डिवीजन होता है तो ये लास्ट वाले एरिया छोटे होते चले जा रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे टीलोमर्स दोबारा से बनते हैं. तो क्या कह रहे हैं? म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमर्स. क्या ऐसा होता है? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होता. म्यूटेशन टीलोमर्स के को बनाने का रोकते नहीं. म्यूटेशन इन प्रोटो ऑन्कोजीन एक्सेलरेट्स द सेल साइकिल. हाँ, अगर प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो गया और वो ऑन्कोजीन में बदल गया तो सेल डिवीजन बढ़ जाएगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी. म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टीलोमर्स इनहिबिटर. म्यूटेशन डिस्ट्रॉय कर देता है टीलोमर के इनहिबिटर्स को. हाँ, ये बात सही. म्यूटेशन इनएक्टिव द सेल कंट्रोल. इनएक्टिवेट कर देगा क्या सेल कंट्रोल को? म्यूटेशन. हाँ, ये बात भी सही है, तो क्योंकि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगेगा. तो ऑप्शन ए जाएगा, जो कि गलत बात है. बाकी तीनों बातें सही बातें याद रखेंगे क्योंकि अगला क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हो सकता है. देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा के आने वाला है नीट में. तो इतने क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो तो नीट के क्वेश्चंस अपने आप फोकस में आ रहे हैं. लेकिन आपको ये वाले क्वेश्चन के आंसर्स भी याद रखना होंगे जो सही हैं. क्लियर है? मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा, ये क्या है? देखिए, ये कैनाबिनॉइड्स हैं. आपकी दवाओं को कई तरीके से बांटा गया है. कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स, ये और वो. हम आपको छोटा सा व्यू दे देते हैं दवाओं का. देखिए, कुछ रिवाइज करा देते हैं आपको पहले इससे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ड्रग्स एंड एल्कोहल, ये एनसीईआरटी का पूरा आपने क्रैक करके डाला हुआ है. यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि कितने तरीके के ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स आर, देखिए, और ड्रग्स का कॉमनली अब्यूज क्या होता है? व्हाट इज ड्रग अब्यूज? प्रॉपर एजुकेशन गाइडलाइन वुड एनेबल यूथ तो सेफ गार्ड देमसेल्फ. तो ये सारी चीजें हो तो पता ही है आपको कि क्या होता है. ड्रग अब्यूज में ओपियोइड, कैनाबिनॉइड्स, कोकाइनोइड्स, ये सारी चीजें आती हैं. कुछ मेन चीजें जो हमारी ड्रग्स ऑब्टेन करी जा रही हैं, जैसे ओपियोइड्स हो गए, कैनाबिनॉइड्स हो गए, कोकाइनोइड्स हो गए और हेलुसिनेजेंस हो गए. ये मेन चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, जिसको आपको याद कर लेना है. डिट्टो थोड़ा थोड़ा बता देंगे ताकि उससे क्वेश्चंस निकलने लगे. 5 मिनट में पहले इसको हम लोग कवर कर लें. ओपियोइड्स क्या होते हैं? देखिए, ओपियोइड्स जो होते हैं ये ड्रग्स हैं विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये हमारे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, उससे बाइंड कर जाएगा और उनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसके रिसेप्टर्स हैं जिससे जाके ओपियोइड चिपक जाएगा और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देगा. जिसके मेन नाम आ जाते हैं हीरोइन, स्मैक इज
केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन। स्मैक क्या है? डाइएसिटाइल मॉर्फिन। हीरोइन जिसको हम स्मैक कह रहे हैं, हीरोइन का दूसरा नाम क्या है? स्मैक है। ये केमिकली क्या है? डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, विच इज अ व्हाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ये क्या है? व्हाइट है, ओडरलेस मतलब इसमें खुशबू नहीं होगी, बिटर होगा, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, तो एसिटाइलेशन करेंगे किसका? मॉर्फिन का। और मॉर्फिन को कहां से निकालेंगे? मॉर्फिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, जैसे कि पेपर। मॉर्फिन को कहां से निकालेंगे? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का लेटेक्स जो होता है, जो पॉपी प्लांट है उससे निकालेंगे। उसके जो उसका बीज है, उससे पहले जो फूल बन रहा है, उसका जो बड बनी, उसमें से हल्का शीरा लगा देंगे, दूध ऐसा निकलता है, वो लेटेक्स कहते हैं। उस लेटेक्स के अंदर एक एल्कलॉइड होता है, उससे ही निकलता है आपका कौन? मॉर्फिन। और मॉर्फिन जो होता है वो पॉपी प्लांट के लेटेक्स से निकले। पॉपी प्लांट का दूसरा पूरा नाम क्या है? पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवरेसी फैमिली का ये प्लांट है। और इस मॉर्फिन का क्या कर देंगे? एसिटाइलेशन कर देंगे और वो बन जाएगी डाई एसिटाइल मॉर्फिन, जो क्या है? स्मैक या हीरोइन है। क्लियर है? अब इसके बाद अगर कहा जाए तो जनरली ये कैसे ली जाती है, हम लोग कैसे इसको इनहेल करते हैं या हम लोग कैसे इसका अब्यूज करते हैं? जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग, यानी कि नाक से सूंघ के, इंजेक्शन के थ्रू। हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड इट स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। ये डिप्रेसेंट है जो हमारे बॉडी फंक्शन को क्या करते हैं? स्लो डाउन। इसके रिसेप्टर्स कहां मिल रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में मिल रहे हैं। क्लियर हो गई? आ जाते हैं, ये तो हो गई कौन? हमारी कौन हो गई? हीरोइन। बढ़िया हीरोइन है ये, ठीक है। दूसरे आते हैं कैनाबिनॉइड्स। ओपियोइड में हमने पढ़ लिया हीरोइन, स्मैक, डाइएसिटाइल मॉर्फिन, ये सारी चीजें। कैनाबिनॉइड्स होते हैं, ये कैनाबिनॉइड्स ग्रुप है केमिकल्स का जो इंटरेक्ट करेंगे हमारे कैनाबिनॉइड रिसेप्टर के साथ में, जो हमारे पेरिफेरली प्रेजेंट होंगे, प्रिंसिपली इन ब्रेन। ये जैसे वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में था पूरा का पूरा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में था, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, इसका मेन कहां है? सेंटर ब्रेन। और जो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स होते हैं आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस सटाइवा। ये कैनबिस सटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्प क्रम से निकलेंगे। ये किससे निकल रहा था? पेपेवर सोमनिफेरम से। द फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड द रेजिन ऑफ कैनबिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशंस। अलग अलग तरीके से फ्लावर का जो टॉप होता है, यानी टिप है, लीफ है, स्टेम है, अलग अलग चीजें, रेजिन्स हैं, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग तरीके के कैनाबिनॉइड्स बन सकते हैं। ठीक है? जैसे मैरिजुआना बन सकता है, हशीश बन सकता है, चरस बन सकता है, गांजा बन सकता है। और जनरली ये कैसे लिए जाते हैं? जैसे इनको हम कैसे लेते थे? जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग और इंजेक्टिंग। ठीक है? यहां क्या कर रहे थे? इनहेलेशन, सांस के थ्रू, यानी कि बढ़िया गांजे वाले की तरह फूकते हैं ना, तो ऐसे सिगरेट बना के, चिलम बना के। ओरल इंजेक्शन यानी कि डायरेक्ट खा लेंगे, चबा के। These are known for their effect on cardiovascular system. ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करेंगे, यानी हमारे ब्रेन के ऊपर तो जाके असर करेंगे, और साथ ही साथ हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हमारे दिल के ऊपर भी असर इनका होगा। क्लियर हो गया? ये कौन है? कैनाबिनॉइड। आ जाते हैं कोका एल्कलॉइड्स। कोका एल्कलॉइड्स जो होते हैं ये क्या है? इनमें आता है कोकेन नाम। कोका एल्कलॉइड का ही दूसरा नाम क्या है? कोकेन। ये किससे मिलेगा? कोका प्लांट है जिसका नाम है एरिथ्रोजाइलॉन कोका। ये साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है। कैनाबिस सटाइवा से कैनाबिनॉइड्स, ओपियम पेपेवर सोमनिफेरम से ओपियोइड्स, और कोका एल्कलॉइड यानी एरिथ्रोजाइलम कोका से क्या मिलेगा? आपका कोका एल्कलॉइड्स। और कोका एल्कलॉइड्स में क्या क्या नाम आएंगे? कोकीन, कोक और क्रैक। कोक या क्रैक इसे कॉमनली हम कहेंगे। ठीक है? इज यूजुअली स्नॉर्टेड। स्नॉर्टेड मतलब वही एक, ठीक है, स्नॉर्टेड। इट हैज पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन। बड़ा अच्छा स्टिमुलेटिंग एक्शन है। ये स्टिमुलेट करेगा। वो क्या करता है? स्लो डाउन करता है। ये स्टिमुलेट कर देगा, बढ़ा देगा। किसको? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ओपियोइड क्या कर रहा है? स्लो डाउन कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ये बढ़ा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और सेंस ऑफ यूफोरिया, यानी कि ऐसा लगेगा कि हम बस आकाश में उड़ रहे हैं। यूफोरिया है, आपको मजा आने लगेगा, पूरी तरह से एंजॉयमेंट मिलेगा।
इंक्रीज एनर्जी और आपकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तब क्या होगा, तब एक्सेसिव डोजेज में अगर आपने कोकीन ले लिया है तो आपको हेल्यूसिनेशंस होने लगेंगे। और हेल्यूसिनेशंस का मतलब क्या है, अ पर्सन कैन सी साउंड एंड हियर कलर। एक पर्सन है जैसे साउंड दिखाई देने लगेगा और कलर्स सुनाई देने लगेंगे। इस कंडीशन क्या कहते हैं, हेल्यूसिनेशंस। तो ये एक्सपीरियंस करना है तो अगर आपको देखना है कुछ तो आप कर लो नशा। सस्ते नशे नहीं है, ये महंगे नशे हैं, कोका एल्कलॉइड वगैरह महंगी होती है। तो बेटा ऐसा ही पकड़ लिए जाते हैं छोटा छोटा कहते 10 ग्राम जो है वो ज्यादा होएगी कि कम होएगी पता नहीं भाई, हमें इतना नहीं पता, लेकिन हाँ ये महंगे नशों में आता है, सस्तों में तो नहीं आता है, वरना आप जगह जगह मॉडलिंग दुकानों को मिलता है। हेल्यूसिनोजेंस, अब आते हैं क्या, हेल्यूसिनोजेंस। हेल्यूसिनोजेंस जो होते हैं आर वेल नोन प्लांट। हेल्यूसिनोजेनिक प्लांट का नाम क्या है, एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा। एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा। दिखता कैसा है, देखो यहां आपको कुछ चीजें दिखा देते हैं। धतूरे का प्लांट सबसे पहले आप देख लो क्या, पोपे यानी पोस्ते का प्लांट। पोपे मतलब पोस्ते का प्लांट। ओपियम पोपे यानी पेपेवर सोम्निफेरम। इसी से यहां पे इस पे कट लगाओ और यहां से दूध निकलना शुरू हो जाएगा और बस वही दूध तुम्हारा क्या है, एल्कलॉइड है। केमिकल स्ट्रक्चर मॉर्फिन का ये आपको देखने को मिल रहा है, बढ़िया सा मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। इससे पहले की वर्कशीट में हम आपको स्ट्रक्चर्स दे चुके हैं, बता चुके हैं। ये केमिकल स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का और ये बढ़िया सा गुड्डा बना हुआ जो है ये क्या है, ये केमिकल स्ट्रक्चर किसका है, स्केलेटल स्ट्रक्चर कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल, कैनाबिस सटाइवा से जो मिल रहा है। ये आपका कैनाबिस सटाइवा यानी गांजे का पेड़ है। बढ़िया देख लो, कैनाबिस सटाइवा ऐसे ही होता है और जगह जगह आपको देखने को मिल जाता है कैनाबिस सटाइवा। और धतूरा, ये क्या है, धतूरा कनक कनक सौगुनी वाला, तो धतूरा हो गया। ठीक, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल गए हैं। अब इन्हीं के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं सेशन को और क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर आप कहें हेल्यूसिनोजेंस तो हमने कहा 4 पार्ट में मेनली बांटा एनसीईआरटी ने, ओपियोइड, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स और हेल्यूसिनोजेंस। ओपियोइड में कौन आ गया आपका, हेरोइन, स्मैक आ गए। कैनाबिनॉइड्स में कैनाबिस सटाइवा आ गए यानी कि आपका मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये सब आ गए। और कोका एल्कलॉइड में आपका कोक या क्रैक आ गया, कोकीन आ गया, कोकीन। ठीक है, और हेल्यूसिनोजेंस में क्या आ गया, हेल्यूसिनोजेंस में आपका एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा यहां से आपको मिलेगा। कैनाबिनॉइड्स जो है ये आजकल अब्यूज हमारे कौन ले रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी ले लेते हैं और यही डोपिंग में इसी का टेस्ट होगा, कौन किसका, हेल्यूसिनोजेंस। यहाँ कुछ और बातें भी हैं, 2 बातें और यहां से देख के खत्म करते हैं। ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स, amphetamines, benzodiazepines and other similar drugs that are normally used medicines to help patients cope with mental illness like depression, insomnia are often abused. देखिए बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइन्स, बेंजोडाइजेपाइन्स और इन्हीं के जैसी कुछ सिमिलर ड्रग्स हैं जिनका नॉर्मली यूज करते हैं मेडिसिन में उन पेशेंट्स के लिए जिनको क्या नहीं आती है, जिनको शनिवार रात नींद नहीं आती, इंसोम्निया है। ठीक है, जो बेचारे डिप्रेशन में कि हाई नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या जिनका दिमाग ही खराब हो गया, मानसिक संतुलन बेकार, मेंटल इलनेस है, उनको क्या दिया जाएगा, बार्बिट्यूरेट्स दिए जाते हैं, एम्फेटामाइन्स दिए जाते हैं, बेंजोडाइजेपाइन्स दिए जाते हैं या इनके जैसी कुछ ड्रग्स दी जाती हैं। लेकिन उनको इसमें आने लगता है मजा, और मजा आ गया तो वहीं अगर आपको ड्रग्स दी जा रही है और आप उसका मजे लेने लगे, ड्रग्स का ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करने लगे, बिना प्रिस्क्रिप्शन के करने लगे, इसी को कहते हैं ड्रग अब्यूज। इसे क्या कहते हैं, ड्रग अब्यूज कहते हैं। तो इनको ऑफनली क्या करा जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है। मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर। मॉर्फिन जो अभी हम लोगों ने पढ़ी, डाइएसिटाइल मॉर्फिन यानी कि आपके ओपियम जो बन रही थी, वो मॉर्फिन जो है ये क्या है, सेडेटिव है और पेन किलर। सेडेटिव का मतलब वही हुआ जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर रही है, डिप्रेसेंट की तरह काम भी कर रही है। और ये पेन किलर है भाई साहब, जब ऑपरेशन होता है, गहरे कट लगाए जाते हैं, तब आपको क्या दी जाती है, मॉर्फिन दी जाती है। और कुछ लोग इसी मॉर्फिन के नशे ही करने लगते हैं, इंजेक्शन ही लगाने लगते हैं। इट इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी। ये सर्जरी में दी जाएगी। Several plants, fruits and seeds having hallucinogenic properties have been used for hundreds of years in folk medicine, यानी कि जो पुराने रीति रिवाजों में हम लोग मेडिसिन का यूज कर रहे हैं। होली में भांग पीजिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होली में भांग पीजिए, गांजे पीजिए, ठीक है, बाबा का भोलेनाथ का प्रसाद समझ के पीजिए। तो ये सब चीजें जो कर रहे हैं
ये सब क्या है, यही है नशे, ठीक, हमारे पूरे ग्लोब में चल रहा है ऐसा बहुत जगहों पे। When these are taken for purpose other than medicinal use, बिना किसी मेडिसिनल यूज के कह रहे साहब लो पियो भांग रहो मस्त, ठीक है, तब फिर दिक्कत आ जाएगी। यानी अदर मेडिसिन यूज में कर रहे हैं या ज्यादा अमाउंट या लगातार फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं साहब, आज के बाद से रोज ही भांग पिएंगे, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तब हम क्या कहेंगे, इसी वजह से when these are taken, तो उसमें क्या फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस कंस्टिट्यूट ड्रग अब्यूज। और हमारे फ्रीक्वेंट इम्पेयर हो जाए हमारे क्या फिजिकल फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, साइकोलॉजिकल फंक्शंस इसकी वजह से खराब हो जाए, तब उसे क्या कहते हैं, ड्रग अब्यूज कहते हैं। चलिए आ जाते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चंस के ऊपर, आके देखते हैं कहां थे हम लोग। कह रहे हैं मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये सब क्या है? अभी हम लोगों ने बात कर ली कि सब क्या है, कैनाबिनॉइड्स हैं, ठीक है। कह रहे हैं लीफ टॉप्स, लीव्स, रेजिन्स और इन सबसे मिलते हैं हशीश, गांजा, चरस, अभी बता दिया हम लोगों ने। कैनाबिस, यूफोरिया, यूफोरिया यानी मजा आने लगा, एकदम जन्नत का मजा, किससे मिलेगा? कोकेन से आपको यूफोरिया का मजा मिल रहा है। डाइएसिटाइल मॉर्फिन, यानी मॉर्फिन का डाइएसिटाइलेशन कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, स्मैक कह देंगे, ठीक है। कोके प्लांट से मिल रहा है। Papaver somniferum से मॉर्फिन। एम्फेटामिन इज अ स्टिमुलेंट, कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट, जिसे हम क्रैक भी कह रहे हैं। मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, मॉर्फिन अभी बताया आपको, पेपेवर सोमनिफेरम पेपेवेरेसी फैमिली से ये प्लांट है, इससे निकाली जाएगी। हीरोइन बढ़िया सी क्या है, डाइएसिटाइल मॉर्फिन है। देखिए सारे क्वेश्चन उसी एक पेज को पढ़ लीजिए, मजा पूरा ले लीजिए। अगला लिवर सिरोसिस इज कॉज्ड बाय, देखिए ज्यादा पियोगे तो कहते हैं लिवर खराब हो जाता है। जब आप ज्यादा पी लेते हैं तो कहते हैं लिवर खराब हो गया, यानी सिरोसिस हो गई, लिवर कैंसर हो जाता है। लिवर में क्या होता है, फैटी लिवर सिरोसिस कहलाता है। आपके लिवर में जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। और जो आप पी रहे हो वो है अल्कोहल, क्या है, अल्कोहल। और अल्कोहल अगर ज्यादा मात्रा में पी रहे हो तो वो टॉक्सिक है हमारे लिए। तो लिवर की सेल्स उस अल्कोहल को कन्वर्ट करती हैं और तोड़ देती हैं। किसमें तोड़ेंगी, फैट में, और साथ ही साथ इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। और उस हीट का डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा है, वो एटीपी नहीं है, तो वो हीट को हमारी सरफेस के ऊपर छोड़ देती है, बॉडी के ब्लड में मिला देती है और ब्लड हमारी सरफेस पे जाती है। इसीलिए पीने के बाद बॉडी गर्म हो जाती है। कहते हैं सब विस्की पिला दो, ब्रांडी पिला दो, जुकाम खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो असल में क्या होता है, वो अल्कोहल को तोड़ती है और हीट प्रोड्यूस करता है हमारा लिवर, उसकी वजह से हीट आती है, पायरोजेंस, ठीक है। तो वो हीट क्या क्या होता है, ये सरफेस पे चली जाती है, गर्मी लगती है, लेकिन अंदर एक और चीज बन रही है, बाई प्रोडक्ट क्या है, फैट। और फैट लिवर के अंदर ही स्टोर होता लगता है। और जब पूरा फैट लिवर के अंदर स्टोर हो जाएगा तो इसे कहते हैं फैटी लिवर। और ये कंडीशन क्या रहती है, सिरोसिस, और आपका लिवर डैमेज हो जाता है और आप मर भी सकते हो। रेजरपिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रेजरपिन जो है रॉल्फिया वोमिटोरिया से निकाला जाता है, रॉल्फिया वोमिटोरिया से निकाला जाता है। यहाँ सर्पेंटाइन लिख दिया है, कोई बात नहीं है। आप अगर चैप्टर पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी में आपको ये देखने को मिलेगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी में ये हिमालय के अलग अलग रेंज में रॉल्फिया वोमिटोरिया जो प्लांट है उससे रेजिन जो है रेजरपिन निकाला जाता है, उसके अलग अलग अमाउंट में और अलग अलग पोटेंसी में। The drugs which do not develop physiological dependence, stimulants, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टिमुलेंट्स कहते हैं। जो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस को क्या ना करें, डू नॉट डेवलप ना करें, ठीक है, वो स्टिमुलेंट्स होते हैं। अगला बेलाडोना किससे मिलता है, एट्रोपा बेलाडोना से आपको मिलेगा, एट्रोपा प्लांट है, एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। कॉमर्शियल ओपियम ऑब्टेन फ्रॉम, कॉमर्शियली ओपियम कहां से मिलती है, राइप एंड कैप्सूल से। राइप एंड कैप्सूल, अभी हमने आपको कैप्सूल दिखाया था, उसी कैप्सूल से ही तो लेटेक्स निकलता था, उसी को ही हम निकाल रहे थे। Which of the following is correct? LSD, LSD मतलब लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड, मॉर्फिन एंड चरस रिस्पेक्टिवली। इनमें से कौन सा है करेक्ट? LSD किससे मिलता है, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया से मिलता है, याद रखिए। LSD किससे मिलेगा, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया से मिलेगा। मॉर्फिन अभी बताया आपको, पेपेवर सोमनिफेरम से मिलेगा। चरस गांजा हशीश किससे मिलता है आपका, कैनाबिस सटाइवा से मिलता है। ए ये कॉमन ही होगा, पेपेवर सोमनिफेरम पूरा होगा, ठीक है, ए जाएगा इसका आंसर, ठीक है। लाइसर्जिक एसिड जो है वो क्या है, पोटेंट हेलुसिनोजन है।
याद रखिएगा। एडिक्शन ऑफ LSD will eventually lead to hallucinations होते हैं। एडिक्शन ऑफ LSD का एडिक्शन हो जाए तो उससे क्या आपको मिलेगा? Hallucination. A person can see sound and hear color. A option. Most of the plant product used for drugs are alkaloids. अभी आपको बता दिया alkaloids होते हैं, ठीक है। टोबैको की जो स्मोक होती है उसमें क्या चीजें होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स और टार होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और टार होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या टार होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड या टार होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। टोबैको का जो स्मोक होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और टार होता है। याद रखिएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर कौन सा है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ड्रग्स, रिसिन, एल्कलॉइड, कोडीन, टॉक्सिन, एरोबिन और लेक्टिन्स, कोका, कॉन्केवलिन ए। तो इसमें इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है, ये तीनों सही है। इनको याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ये अभी तक पढ़ाई नहीं हमने, लर्न कर लीजिएगा। ड्रग्स जो होती है वो रिसिन नहीं है। रिसिन इज वेरी टॉक्सिक। इट वर्क्स बाय गेटिंग इनसाइड द सेल ऑफ पर्सन बॉडी एंड प्रिवेंट द सेल फ्रॉम मेकिंग द प्रोटीन्स। They need without the protein cell die. ठीक है? They need without the protein cell die. Eventually this is harmful to the whole body and may cause death. तो ये चीज है, ये गलत है, ये ड्रग्स नहीं है, ये एक टॉक्सिन। ठीक? Which of the poppy plant? स्मैक जो मिल रही है पॉपे प्लांट से, वो किससे मिल रही है? अभी हमने आपको बताया लेटेक्स से, उसमें जो दूध निकल रहा है वही तो है, लेटेक्स बी जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है। अगला कार्सिनोजन प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक, वो क्या है? बेंजोपाइरिन। ये कार्सिनोजन है, ये कैंसर कॉजिंग है। देखिए कैंसर को जो अभी बताया प्रोटो ऑन्कोजिन को ऑन्कोजिन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो केमिकल्स जो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस कहते हैं। ठीक है। 90 क्वेश्चन से बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए फिजिकल कार्सिनोजन, ऑन्कोजेनिक कार्सिनोजन, बेंजोडाइजेपाइन्स, ये सारे कार्सिनोजेंस यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है। आप चाहिएगा तो इसे पढ़ सकते हैं। 3 टाइप के आपके कार्सिनोजेंस। ये कार्सिनोजन के बारे में पूरा लिखा है, कौन कैंसर काजिंग एजेंट्स उन्हें कार्सिनोजन कहते हैं। अलग केमिकल कार्सिनोजेंस में भी आ जाते हैं, अल्ट्राफिजिकल में यूवी रेज वगैरह आ गई आपकी, तो ये सारे कार्सिनोजेंस आए। 81 क्वेश्चन नंबर 81। द ड्रग एडिक्ट शोड सिम्टम्स सच एज इंक्रीज एपेटाइट। एक ड्रग एडिक्ट है जिसके अंदर इंक्रीज, भूख ज्यादा लग रही, चेस्ट पेन हो रहा है, रेडनेस ऑफ आई, आंखें लाल लाल हो गई, इंक्रीज यूरिनेशन यानी यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है। ऐसा क्या ऐसा कर लिया भाई? अभी आपको बताया कार्डियोवैस्कुलर रिसेप्टर्स हैं। ठीक है। स्पेशली टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो ये हार्ट के ऊपर आ गया ना, चेस्ट पेन, यहां से पकड़ लीजिए। अगला Papaver. Assertion reason है Papaver somniferum is cultivated to obtain drugs. Morphine is obtained from this letter. Papaver कल्टीवेट किया जा रहा है ड्रग्स के लिए, बिल्कुल सही। और मॉर्फिन इससे निकलता है इसके लेटेक्स से, बिल्कुल सही है। समझ में? हम लोग बेसिकली इसको कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसका पूरा लाइसेंस होता है। आपका जो गांजा है उसका पेपेवर, पॉपे का, ओपियम पॉपे का, स्मैक के लिए जो पॉपे प्लांट है उसको उगाने के क्या होता है? लाइसेंस लिया जाता है कि इतना उगेगा। तो इसलिए हम उगा रहे हैं कि हम, क्योंकि उससे ड्रग बनाएंगे। अगर हम मॉर्फिन बनाएंगे नहीं तो हम सर्जरी कैसे कर पाएंगे? ठीक। और वो मॉर्फिन कहां से निकलेगी? इसी के ड्रग से, लेटेक्स से निकलती है। ठीक। वो एक एल्कलॉइड है। निकोटीन एक्ट एज स्टिमुलेंट बिकॉज इट मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन। निकोटीन जो है ना वो स्टिमुलेंट है। आपको पता है जब आप चाय वगैरह ज्यादा पीते हो तो आपको एनर्जी आ जाती है, तंबाकू यानी टोबैको ज्यादा लेते हो तो आपको एनर्जी आ जाती है। तो जो टोबैको वगैरह से एनर्जी आ रही तो स्टिमुलेंट हो गया जी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मिमिक कर रहा है। ये क्या मिमिक्री कर रहा है? किसकी मिमिक्री कर रहा है? एसिटाइलकोलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसकी मिमिक्री कर रहा है। ठीक है। द यूज
ऑफ प्रोहिबिटेड ड्रग्स बाय एथलीट। एथलीट्स अभी आपको बताया कौन सी ड्रग्स का यूज करेंगे और उसको जो टेस्ट होगा उस टेस्ट के लिए क्या होगा, डोपिंग। वो डोपिंग टेस्ट होता है जिसकी वजह से उन्हें टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन क्या होती है? ट्रीटेड बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटीन। ठीक है, ये ट्रीटेड है यानी कि इसको ट्रीट कर लिया गया, बैक्टीरिया वायरस प्रोटीन जो हमें नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, ये वो है। ठीक है, वैक्सीन। समझ में आ गई बात? चल आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग कह रहे हैं, इनमें से आपको मैच करना है इन चीजों को। एल्कलॉइड इज मॉर्फिन, एल्कलॉइड टॉक्सिन इज रिक्सिन। तो क्या होगा? एल्कलॉइड क्या होता है बताइए? एल्कलॉइड इज मॉर्फिन। एल्कलॉइड हो गया हमारा मॉर्फिन, डाइमॉर्फिन। ठीक, टॉक्सिन्स कौन है अभी बताया हमने? टॉक्सिन इज रिक्सिन। रिक्सिन। ठीक है, ड्रग इज विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन हमारी ड्रग, और पॉलीमेरिक सब्सटेंस हमारा रबर। तो ऑप्शन जाएगा इसका ए। अगला, इथेनॉल इज यूज्ड टू ट्रीट मेथनॉल टॉक्सिसिटी बिकॉज़ एथेनॉल को यूज किया जाता है, मेथनॉल के साथ में मिला दिया जाता है एथेनॉल को, क्योंकि एथेनॉल का बेचारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। हाँ, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज का। अल्कोहल डिप्रेसेस नर्वस सिस्टम एंड एक्ट्स एज, सबकी तरह एक्ट करता है, सेडेटिव भी है, सेडेटिव की तरह हमारे नर्वस सिस्टम को अल्कोहल डिप्रेशन में कर देगा। और क्यों? क्योंकि ये एक्ट करता है सभी की तरह, सेडेटिव की तरह भी है, एनाल्जेसिक की तरह भी है, एनेस्थेटिक भी है। एनाल्जेसिक कौन होते हैं जरा बताइए? पेन किलर्स। ठीक है, अल्कोहल इज द मोस्ट सोशली एक्सेप्टेड नार्कोटिक ड्रग। सोशली एक्सेप्टेड है। एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू, अगर एक्सेसिव कंजप्शन होगा, आप ज्यादा पियोगे अल्कोहल तो क्या हो जाएगा? लिवर खराब, सिरोसिस हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई कंज्यूम लिटिल। 90 और लास्ट क्वेश्चन हमारा। टेम्पररी फीलिंग ऑफ एन एक्सैजरेटेड जॉय, वेलबीइंग, प्राइड एंड ऑप्टिमिज्म एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल इज नोन एज, मजा आने लगता है बिल्कुल, यूफोरिया। यस, यूफोरिया। ऐसी फीलिंग जिसमें मजा आने लगे तो क्या है? यूफोरिया। और इसी के साथ हमारे 90 क्वेश्चन बेस्ट हो चुके हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन भी इसी में से नीट में आ जाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब रखें, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। हैव अ नाइस डे।